हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है DNA की रासायनिक संरचना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल PSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें DNA का रासायनिक संरचना। DNA सबसे बड़े जैविक वृत्त अणु होते हैं। ये प्रोटीन अणुओं से अधिक बड़े होते हैं। प्रत्येक DNA वृत्त अणु डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड नामक मोनोमर्स का पॉलीमेर होता है। मतलब कि आपस में एक चेन, जैसे चैन होती है ना, गोल गोल जो चेन जो होती है, जो आपस में जो जो जुड़ी रहती है गोल गोल करके, इसी तरह के आपस में मतलब जुड़ी रहती है। इसे रासायनिक संरचना कहते हैं। अभी आप देखेंगे इसके चित्र में। उसका आता है प्रत्येक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स अणु निम्न 3 यौगिकों के एक एक अणु से जुड़ने से बनता है। मतलब एक एक अणु से जुड़ने से बनता है। किससे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। इसमें बोले 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है? DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 कार्बन वाली होती है। मतलब कि 5 कार्बनों की बनी होती है। कितने की बनी होती है? ये 5 कार्बनों की बनी होती है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बनों की बनी होती है। HOCH2 बॉन्ड H बॉन्ड OH, H बॉन्ड H, OH बॉन्ड H, यहाँ पर O है। तो इसे हम क्या 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 बोलेंगे फिर इनको? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें RNA की वो होती है। जैसे मैंने, आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने O काटा है तो यहाँ से मुझसे गलती से लिखा था इसलिए मैंने काट दिया था। ये होती है आपकी RNA की। यहाँ पर बस O लगने के बाद OH लग के आपकी किस चीज़ की बन जाती है? कि आपकी RNA की बन जाती है। इस रिंग को आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ जो फास्फेट ग्रुप होते हैं POH, वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं। मतलब इससे एस्टर निकलकर जुड़ जाते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है। दूसरा है इसमें आपका फास्फेट समूह। फास्फेट समूह प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक PO4 समूह जुड़ा होता है। इसके कारण न्यूक्लियोटाइड की प्राकृतिक अम्लीय होती है। ये अम्लीय होते हैं। ठीक है ना। ये किसके कारण होते हैं? PO4 के कारण होते हैं। क्या होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। इसमें तीसरा आपके लिए सी नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजनी क्षारक है ये। ठीक है ना। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हें मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कि इन्हें के श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर वन है आपका प्यूरिन। प्यूरिन क्या होते हैं? इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं। नंबर 1 एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन हैं। कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। इसका आपको इसका ए याद रखना और इसका जी याद रखना है। AG प्यूरिन क्या होते हैं? वो होते हैं आपके AG होते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना। इससे आपको हो जाएगा A से एडेनिन और G से ग्वानिन। ठीक है। अभी आपको आगे काम पड़ा। उसके बाद है आपको दूसरा। आपके अब आप इसमें देखेंगे प्रिमिडीन। प्रिमिडीन क्या होता है? एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इसका मतलब इसमें जो चक्र होता है वो एक ही होता है। इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन का बना केवल एक चक्र होता है। इसमें इनका एक ही चक्र होता है। इसमें होते हैं आपके साइटोसिन, यूरेथिल तथा थायमिन प्रमुख प्रिमिडीन हैं। आपको जब इनके उदाहरण लिखने हों, जब जैसे प्रिमिडीन के, इसे P बोलते हैं और इसे आप यहाँ पर
प्यूरिन को पी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो थाइमिन है, थाइमिन की जो हेडिंग मतलब जो स्पेलिंग है उसे आपको खासकर याद ध्यान देना बच्चे, इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं। THYMICE थाइमिन, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको जरूर याद रखना है, AG और आपका CUT, क्या कट, CUT कट के नाम से आपको याद रखना है, ये भी आपके काम में आएगा। उसके बाद है आपका नोट, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर दो शब्द होते हैं, क्या होते हैं यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये याद रखना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा का एक अणु होता, मतलब एक समूह होता है इनका, ठीक है ना। अणु फास्फेट समूह के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है आपका नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह का निर्माण करता है, क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो आपको टाइड का मतलब है जो मिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, फास्फेट समूह हो रहा है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। इसमें ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, जैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब आपका है अगला टॉपिक, DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। क्या है ये, क्रिक माइल। सन 1953 में JD वाटसन एंड FCH क्रिक ने DNA के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके DNA के अणु का द्विकुंडलित प्रतिरूप बनाया। क्या बनाया, प्रतिरूप बनाया। इसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपके DNA की संरचना देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैं आपको सब पूरी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि DNA की संरचना, ठीक है ना भाई, देखो ये जैसे कि DNA की संरचना होती है, ओके। अब क्या आप देख चुके होंगे कि DNA की संरचना कैसी होती है। इनके बीच के दो भागों में बट होता, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाइन में, ये जो कि लाइन है ये बिल्कुल इसके बिल्कुल सेंटर में आती है, बिल्कुल बीच। थोड़ा सा चित्र गलत है हो गया है, आप एडजस्ट कर लेना। इनके बीच जो गैप होता है दोनों साइड में, वो कितने को होता है, 20 एंगस्ट्रॉम को होता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10 की घात 10 -10 मीटर का होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर, मतलब कि बहुत ही कम होता है जो इनके बीच को होता है। ये आपका केंद्रीय अक्ष होता है, जो ये बीच में जो लाइनिंग की क्या होता है, ये केंद्रीय अक्ष होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये क्या होता है आपका साइटोसिन के से मिलता है आपका ग्वानिनीन। क्या होते हैं इनमें, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ होता है। आप इन्हें देख सकते हैं, वही नाम है, आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देख के जाना और संरचना इसी तरह बना के आना। और ये ज़्यादा जटिल मतलब ज़्यादा हार्ड संरचना नहीं है। यहाँ से लेके और यहाँ तक के जो इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है इनके बीच में। आप संरचना देख सकते हैं, आपको एग्जाम में संरचना ऐसी ही बनाकर आनी है। हम बढ़ते हैं एक अगले न्यू टॉपिक पर। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA द्विकुंडलित प्रतिरूप के मुख्य लक्षण निम्न हैं। नंबर 1 है इसमें, DNA का प्रत्येक अणु दो कुंडलित पॉली न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्लॉकवाइज कुंडलित होती है, मतलब वो एक के बाद एक जुड़ी होती हैं। नंबर 2 इसमें, प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरस ग्रुप एकांतर क्रम से जुड़े होते हैं।
फास्फेट समूह एक तरफ से 5 कार्बन से दूसरी ओर 3 कार्बन पर एस्टर बंधों से जुड़ा होता है। इन एस्टर बंधों को फास्फोडाइड एस्टर बंध कहते हैं। कि आपका नीट के एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद कर जाना, ठीक है ना। इसे आपको जरूर याद कर जाना है। किसे? इसे क्या होता है? फास्फोडाइड एस्टर बंध कहते हैं। नंबर तीसरा आपके लिए, दोनों हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड्स भी परस्पर जुड़े होते हैं। इनके नाइट्रोजन क्षारकों के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं। नंबर चौथा आपके लिए, दोनों श्रृंखलाओं पर प्यूरीन तथा प्यूरीन की संख्या बराबर होती है। एक श्रृंखला में प्यूरीन दूसरी श्रृंखला में प्यूरीन में जुड़े होते हैं। अर्थात ये एक श्रृंखला पर ए है तो दूसरी श्रृंखला पर उसका संबंध टी से होता है और सी का संबंध जी से होता है। अभी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी का ए टी सी जी ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप खाली बस इसे यहीं तक जाना, बाकी आगे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए लास्ट, एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए के कार्य। नंबर 1 है, डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है। क्या करता है? वंशागत, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचाता है। डीएनए एंजाइमों के निर्माण को नियंत्रित करता है। जो एंजाइम होते हैं मतलब कि डीएनए पर निर्भर करते हैं कि हमारी बॉडी क्या होगी, कैसे होगी, ये सब एंजाइमों पर निर्भर करते हैं। जो थोड़ा बहुत जो आपको टाइम लग रहा है 5 चैप्टर और 6 चैप्टर में लगा था, और उसके बाद हम अपनी थोड़ी सी स्पीड और तेज करेंगे इसमें पढ़ाने की, क्योंकि इसमें जो आगे के चैप्टर हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं है, वो चैप्टर छोटे छोटे ही हैं। लेकिन जो चैप्टर है शुरू के कुछ ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए ना कुछ ज़्यादा पार्टों में डिवाइड करके बनाना पड़ रहा है इसलिए। और इसमें तीसरा है आपके लिए, डीएनए के कार्य में डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। चौथा है इसमें आपके लिए, डीएनए क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं। नंबर 5 में इसमें आपके लिए, डीएनए द्वारा ही जीवों में ऊर्ध्व परिवर्तन होते हैं। आपका डीएनए आज पूरा कंप्लीट हो गया। आपका कल चलेगा, हम पढ़ाएंगे अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आरएनए। अब आरएनए क्या होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल BSI स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।